Good afternoon, everyone, and welcome to this national online workshop for school students and educators on the crucial topics mental health and cybersecurity. We are honored to have esteemed speakers with us today to shed light on these essential areas that impact our daily lives. Before we begin today's agenda, let's take a moment to recognize that mental health and cybersecurity are equally significant in the fast-paced world, technology-driven and fast-paced world that we live in. It is more important than ever for students and educators to understand how to safeguard their minds and their online presence. We are extremely honored to be joined by leading experts in these fields today. First, I would like to introduce Shri Vipin Kumar Sir, Additional Secretary, Department of School Education and Literacy, and Madam Archana Sharma Avasti, Joint Secretary, Department of School Education and Literacy. Now, Madam will set the tone for today's important discussions. Over to you, ma'am. Good afternoon, everybody. I am happy to welcome Additional Secretary Shri Vipin Kumar, Department of School Education and Literacy, Dr. Rajesh Sagar, MD, Leading Professor, Psychiatry Department, AIIMS, Ms. Rashmi Sharma Yadav, DANIPS, DCP, Cybercrime Center, Ministry of Home Affairs, esteemed colleagues, online connected principals, teachers, educators, and students. Again, a very good afternoon to all of you. आज का दिन विश्व भर में वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे के तौर पे मनाया जा रहा है और इसी दिन मानसिक स्वास्थ्य और साइबर सुरक्षा, ये दो ज्वलंत विषय पे हमने जो इस ऑनलाइन वर्कशॉप का आयोजन किया है, राष्ट्रीय वर्कशॉप का, उसमें आप सभी का स्वागत करते हुए मुझे बहुत हर्ष और गर्व का महसूस हो रहा है। मुझे यकीन है कि ये वर्कशॉप सभी छात्रों को एक बेहतर टेंशन फ्री जीवन जीने में मदद करेगी, क्योंकि ये मुद्दे बहुत महत्वपूर्ण हैं और चिंताजनक भी हैं। सबसे पहले मानसिक स्वास्थ्य के बारे में बात करें तो छात्रों के रूप में हम बहुत सारे स्ट्रेस का सामना करते हैं, चाहे वह पढ़ाई हो, दोस्ती हो या लाइफस्टाइल की वजह से हो। एडोलेसेंस या किशोरावस्था में आ रहे बदलाव और कॉम्प्लिकेशंस भी एक कारण है। अपने मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना एक संतुलित जीवन की चाबी है। जब हम मानसिक रूप से अच्छा महसूस करते हैं तो पढ़ाई पर भी बेहतर ध्यान केंद्रित होता है और अधिक आसानी से दोस्त भी बना सकते हैं और जीवन भी सुखी व्यतीत होता है। ये याद रखना महत्वपूर्ण है कि मदद मांगना और एक दूसरे का समर्थन देना बहुत जरूरी है और इसमें कोई बुराई नहीं है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो है वो मानसिक स्वास्थ्य और भावनात्मक कल्याण के महत्व पे काफी जोर देती है, जो बच्चे के विकास के लिए आवश्यक है और ऐसे सहायक वातावरण को बनाने की बात करती है जो समग्र विकास में मदद करते हैं। ये पहली बार हो रहा है कि एजुकेशन पॉलिसी में इस तरह की चीज का समावेश किया गया है ताकि एक बच्चे का समुचित विकास हो सके। आज हमारे साथ एम्स दिल्ली के मनोचिकित्सा विभाग के प्रमुख प्रोफेसर श्री राजेश सागर का होना वास्तव में हमारे लिए खुशी की बात है। अपने अति व्यस्त शेड्यूल में भी उन्होंने छात्रों से बात करने के लिए वक्त निकाला है। वो मानसिक स्वास्थ्य पर मूल्यवान मार्गदर्शन प्रदान करेंगे, जिसे छात्रों और शिक्षकों को समान रूप से ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित किसी भी लक्षण को समय पे और जल्दी पहचानना बहुत जरूरी है। दूसरा मुद्दा साइबर सुरक्षा का है। रश्मि यादव जी जो हैं वो इस काम से कई सालों से जुड़ी हुई है। हम अपना बहुत सारा समय ऑनलाइन बिताते हैं, चाहे वह स्कूल के लिए हो, सामाजिक मेलजोल के लिए हो या सिर्फ ब्राउजिंग के लिए। हालांकि इंटरनेट एक बेहतरीन साधन है जो हमें मदद करता है, लेकिन इसके साथ कई खतरे भी जुड़े हैं। ऑनलाइन सुरक्षित रहने का तरीका समझना बहुत जरूरी है। इसका मतलब है कि अपनी निजी जानकारी की सुरक्षा करना, हम जो कुछ भी शेयर करते हैं उसके बारे में सावधान रहना और ऑनलाइन किसी भी तरह की बुलिंग या धमकी से निपटने का तरीका जानना। रश्मि जी हैं वो इंडियन साइबर क्राइम सेंटर को देखती हैं होम मिनिस्ट्री में, और वो अपने साइबर सुरक्षा पर एक्सपर्टीज को हमारे साथ शेयर करेंगी। आज हमारी चर्चाओं के दौरान मैं सभी को अपने मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखने और अच्छी साइबर सुरक्षा का अभ्यास करने के तरीकों के बारे में सोचने के लिए प्रोत्साहित करना चाहूंगी। एक सुरक्षित और सहायक समुदाय बनाने के लिए दोनों बहुत महत्वपूर्ण है और दोनों मुद्दे लड़के लड़कियों सभी के लिए इक्वली इम्पोर्टेंट है। सो इसी के साथ में और ज्यादा वक्त ना लेते हुए आई विल हैंड ओवर टू माय एक्सपर्ट्स।
Before that, I will request Additional Secretary to say a few words for your motivation and encouragement. थैंक यू अर्चना जी। और मैं खुद को भी गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि आपने मुझे यहाँ आज बुलाया। और बहुत महत्वपूर्ण विषय है ये, मानसिक स्वास्थ्य और साइबर सिक्योरिटी। पिछले कुछ सालों में इतनी तेजी से सामाजिक परिदृश्य बदला है कि पहले संयुक्त परिवार हुआ करते थे और पता ही नहीं चलता था कि बच्चे कब बड़े हो गए, आपस में खेलते और खेलते कूदते बड़े हो जाते थे। लेकिन अब जैसे जैसे कार्यशैली बदल रही है और हमारा जो एक रहन सहन बदल रहा है, न्यूक्लियर फैमिली होने लगी है, तो बल्कि कई परिवारों में तो एक ही बच्चा अकेला हो जाता है, दो बच्चे भी नहीं होते हैं। और उसके साथ साथ सोशल मीडिया में हम एंगेज होने लगे हैं। कभी कभी मैं भी देखता हूँ अपने घर पे कि हम अगर 4 आदमी बैठे हैं तो चारों आदमी हम आपस में घंटे तक मोबाइल में ही लगे रहते हैं। मोबाइल से हटते हैं तो टीवी देखने लगते हैं। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि हमारा आपस में जो इंटरेक्शन है वो बहुत कम हो गया है। और एक ही घर के अंदर, समाज का तो छोड़ दें, मोहल्ले का छोड़ दें, किसी दूसरे व्यक्ति के अंदर मन में क्या चल रहा है वो भी शायद हमको नहीं पता चलता है। और कभी कभी इस प्रकार के समाचार आते हैं जो बहुत ही दुखद होते हैं और उसका एहसास घर में किसी को नहीं होता है। तो क्या ऐसे स्थितियों को हम पहले से एड्रेस कर सकते हैं? उसके लिए क्या उपाय हो सकते हैं? उसके लिए किस तरह से हमें संवेदनशील होना चाहिए? क्या इन विषय पे चर्चा भी करनी चाहिए? नहीं, क्योंकि कभी कभी लगता है कि हम इस चीज के लिए जाएं मनोवैज्ञानिक और मनोचिकित्सक के पास, लेकिन मन में एक हेजिटेशन है, क्योंकि वहां जाके आपको अपनी सारी बातें अपनी खुल के बतानी होती हैं, जो एक बहुत बड़ा अभी भी समाज में टैबू के रूप में माना जाता है। तो ये सब बिंदुओं में बात करने के लिए हमारे साथ एक हमारे सम्मानित अतिथि जो ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट के एक्सपर्ट हैं, और उसके साथ साथ जो एक साइबर सिक्योरिटी इशू है, क्योंकि आजकल जो यूथ हैं, युवा हैं, बड़े हैं, बूढ़े, इतना क्राइम, साइबर क्राइम चल रहा है कि उसमें भी कभी कभी आदमी फंस जाता है और मन की बात नहीं बोल पाता है। अंदर ही अंदर वो सोचता रहता है कि इससे मैं कैसे निकलूं। वो भी कहीं ना कहीं मानसिक दबाव का भी कारण एक बनता है। तो दोनों विषय आपस में जुड़े हुए भी हैं। तो धन्यवाद, मुझे यहाँ पे आज आपने सुनने के लिए आमंत्रित किया। और मैं चाहूंगा कि आज की जो कार्यशाला है, और आश्वस्त हूँ कि इससे निश्चित रूप से हमारे जो साथी जुड़े हुए हैं उनको निश्चित रूप से लाभ होगा। धन्यवाद। Thank you so much, sir, for your valuable words. Moving ahead, we have a very special guest, Dr. Rajesh Sagar, a leading professor, MD of Psychiatry Department at AIIMS, Delhi. Dr. Sagar has been a member of Central Mental Health Authority for over 20 years and has earned numerous accolades, including being listed among the world's top 2% scientists by Stanford University. Sir has also been dealing with students and has guided number of students, thousands of students over many years. He will now take us through the nuances of mental health, providing key insights. Over to you, sir. Good afternoon to everyone. First of all, my thanks to Ministry of Education, Shri Vipin ji and Madam Archana ji to invite and to discuss on this very, very important topic on mental health. First, I would like to greet everyone. मेरी तरफ से सबको शुभकामनाएं on this occasion of World Mental Health Day. और सब हम चाहते हैं सबका फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, सोशल हेल्थ सबका सही रहे। सभी बच्चों का, टीचर्स का, जो भी सब जुड़े हैं उन सबको मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको आज जो मैं चर्चा करूंगा कि किशोरों में तनाव और चिंता और अवसाद को कैसे पहचाने और कैसे उसकी रोकथाम करें, क्योंकि ये विषय है और हम अगले कुछ मिनटों में इसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले ये आउटलाइन है। हम बात करेंगे तनाव, चिंता, अवसाद को कैसे समझें, उसके संकेत और लक्षण क्या हैं, कुछ उदाहरण भी देंगे
और जो इम्पोर्टेंट है मानसिक स्वास्थ्य को कैसे बढ़ावा देना है और कैसे इसे निपटना है, कैसे इसको डील करना है। वही स्ट्रेस का देता है, वही स्ट्रेस का अनुभव हमें करता है। तो परसेप्शन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर हम ये सोचें कि हमारे पास इसको लड़ने के लिए कोई क्षमता नहीं है, तो वो स्ट्रेस को का प्रदान करता है। और अगर हम और परसेप्शन की बात करें तो कभी कभी जिस तरह की घटनाओं को देखा जाता है वो तनाव का कारण बनती हैं, न कि स्वयं घटना। कहने का मतलब है कि अपने आप में स्ट्रेसफुल नहीं होता, लेकिन हम उसको जो समझते हैं, जिसको हम बोलते हैं परसीव स्ट्रेस। कहने का मतलब है कि जैसे स्कूल में अगर आपको लगता है कि आपका एग्जाम आ गया, तो हो सकता है आपके लिए ज्यादा स्ट्रेसफुल हो। किसी के लिए हो सकता है कि टीचर से मिलना वो स्ट्रेसफुल हो। तो कहने का मतलब यह है कि जो पर स्ट्रेस जो है कैसे आपने उसको समझा है, परसीव किया है, वो एक इंपॉर्टेंट चीज है। उसी की वजह से कभी कभी प्रॉब्लम होती है। जैसे आप ग्लास लें, आधा खाली, या कुछ लोग उसको आधा भरा कहेंगे, कुछ आधा खाली कहेंगे, ये डिपेंड करता है। तो ये आपका परसेप्शन है, ये आपकी कैसी समझ है, ये और उसी चीज को लेकर स्ट्रेस की का ओरिजिन होता है। छात्रों के बीच तनाव के स्रोत क्या आते हैं, सोर्सेज क्या हैं? कुछ सोर्सेज होते हैं, उसको समझने के लिए सिंपल रूप से समझें इसको तो एक प्रेशर कुकर के मॉडल की तरह आप समझ सकते हैं। अगर आप समझें इसको तो सबसे पहले नीचे आप देखें, जब हम हम एक प्रेशर कुकर में देखते हैं, तीली लगाते हैं, तो वो एक प्रकार का हम समझ सकते हैं कि ट्रिगर फैक्टर है। ट्रिगर क्या है? हो सकता है नींद खराब हो, एग्जाम्स हो, शारीरिक बीमारी हो, या रिलेशनशिप में प्रॉब्लम होगी। ये एक प्रकार का ट्रिगर है ये। तो उससे क्या होगा, जो फ्लेम्स है, जो आग निकलती है, उसको आप ये समझ सकते हैं कि आपके जो थॉट्स हैं कि कोई मुझे बेवकूफ साबित करने की कोशिश कर रहा है, मैं किसी भी की तरह से ये नहीं कर सकता, कोशिश कर, मैं इसमें क्या करूं। तो ये इस तरह के थॉट्स हो गए। और हम देखें तो उसके ऊपर अगर आप और जाते हैं तो आप देखें कि जो स्टीम है, जो उसका जो आउटलेट है, वो एक प्रकार का रिलैक्सेशन का काम करता है, या एक्सरसाइज या स्पोर्ट्स, ये सब हो सकता है। और अगर देखें कि कोई प्रेशर कुकर में जो लिड है, जो आप कितने ज्यादा जो है अपने आप तक ही सीमित हैं, आप कितना अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। आप कितना अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं कि एक ही उसमें अपने मॉडल से, इस मॉडल से स्ट्रेस और एंगर और इमोशंस को आप पूरा एक्सप्रेस कर सकते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट है एकेडमिक बर्डन को डिस्क्राइब करना। यहाँ पे स्ट्रेस, अगर आजकल प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन, इसमें इतना तनाव होता है, पेरेंटल ओवर एक्सपेक्टेशंस होती हैं, उससे आपका परफॉर्मेंस भी गिरता है। कभी कभी फीलिंग ऑफ शेम और शर्म की भावना महसूस होती है। तो ये एक एकेडमिक बर्डन जो है स्ट्रेस की काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सोर्स है ये। फिर दूसरा, इंटरपर्सनल फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके रिलेशनशिप में ब्रेकअप हो जाए, उससे भी एंजाइटी और उदासी हो जाती है। बुलिंग और जो है, ये बहुत बड़ा एक विषय है जो स्कूल में जो काफी हद तक स्ट्रेस और एंजाइटी और डिप्रेशन देता है। और हरासमेंट किस तरह से उनका उत्पीड़न होता है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ स्ट्रेस होता है स्कूल सेटिंग में। कॉन्फ्लिक्ट विद पेरेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बहुत चीजों में हमारा डिसएग्रीमेंट होता है, हमारे दृष्टिकोणों का, मूल्यों का, आकांक्षाओं का। तो ये भी कभी कभी हमें स्ट्रेस देता है। जनरेशन गैप, आपके एटीट्यूड, वैल्यूज अलग अलग हैं। कभी कभी पेरेंट बहुत अथॉरिटेटिव होते हैं, डोमिनेंट होते हैं, तो ये भी एक प्रकार की फीलिंग आपको एंजाइटी और स्ट्रेस दे सकता है। और ट्रांजिशनल पीरियड चेंजेस, मतलब जो चेंजेस होते हैं, जैसे आपने कोई स्कूल बदला है, या आप एक जगह से दूसरी जगह गए हैं, जहां आपके दोस्त नए हैं, एक अलग जगह है, तो ये भी एक प्रकार का स्ट्रेस देता है। और कभी कभी जब हम बच्चों से बात करते हैं, तो जो जो पेरेंट्स इसको समझ नहीं पाते, लेकिन बच्चे के लिए कभी कभी ये काफी स्ट्रेसफुल हो सकता है। कोई नई जगह आप गए हैं, नए दोस्त, रिलेशनशिप आप बनाए हैं, बनानी है, तो ये भी एक प्रकार का स्ट्रेस का सोर्स हो सकता है। सब्सटेंस यूज एक बहुत इंपॉर्टेंट समस्या है। और आज के वक्त में इसका बहुत ज्यादा इसको हमें समझना चाहिए और कैसे इससे रोकथाम करनी है।
जैसे शराब और बाकी जो सब्सटेंसेस हैं, जो नशे की क्योंकि स्कूल के टाइम से इसकी शुरुआत हो जाती है, देखा गया है, और उसकी वजह से भी बहुत सारी मानसिक समस्याएं हो सकती हैं। एक्सेसिव इंटरनेट यूज अभी आप चर्चा करेंगे इसके बाद कि ये भी एक प्रकार का बहुत बड़ी समस्या है। आज के दौर में हम मोबाइल में स्क्रीन टाइम जो हमारा बड़ा है, हमारी डिपेंडेंस बहुत बढ़ गई है, और जब हम नहीं यूज करते हैं उसकी वजह से हमें ऑफलाइन होने पर बहुत असुविधा होती है, चिंता होती है, हमें कंट्रोल हमारा खो जाता है, हम खाना बंद कर देते हैं, नींद हमारी प्रॉब्लम। तो ये आज के दौर में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको समझना। और हमें देखना है कि हम ये नहीं कहते कि आप बिल्कुल बंद कर दीजिए, लेकिन हम ये कहते हैं हेल्दी यूज ऑफ स्क्रीन टाइम, हेल्दी यूज ऑफ गैजेट, हेल्दी यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, ये इंपॉर्टेंट चीज है। एक और जो समस्या आजकल हम देखते हैं जो बच्चों में बहुत है, जो हम अपनी क्लिनिक में देखते हैं, बॉडी इमेज डिससेटिस्फैक्शन, अपने आप की जो छवि है उसको लेकर हम बहुत कंसर्न होते हैं, और ये कभी कभी इसका इतना ज्यादा सीवियर हो जाती है जो है, इसको लेकर हमें बहुत एंजाइटी और इवन डिप्रेशन तक हो जाता है, और अपने अपने आप को लेकर, अपने अपने शरीर को लेकर भी बहुत कंसर्न होता है। और ये क्योंकि क्या होता है, अक्सर इसमें बच्चे इसको डिस्कस नहीं करते हैं, लेकिन ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है जो हो सकती है, और ये भी एक इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ स्ट्रेस है। अब लक्षणों को पहचाने कैसे? बहुत आसान है इसको पहचानना। अलग अलग किस्म के लक्षण होते हैं, जैसे हम कह सकते हैं फिजिकल, बॉडीली, सोशल सिम्टम्स हो गए। फिजिकल में आपका थकावट हो गई, एग्जॉस्शन हो गया, सर में दर्द हो गया, पूरे शरीर में दर्द हो सकता है, नींद की कमी है, रात को डरावने सपने आते हो, तो ये सब हो सकता है। और भी जो ऑटोनॉमिक सिम्टम्स है, जैसे मुंह सूख जाना, पैल्पिटेशन होना, चेस्ट में पेन होना, बॉडी एब्डोमेन क्रैम्प्स होना, पेट में दर्द होना, ये भी सब भी सिम्टम हो सकते हैं एंजाइटी के। और सोशल सिम्टम में आप विड्रॉ हो जाते हैं, लोगों से मिलते नहीं है, दूसरों आपके दोस्त बहुत कम हैं, तो ये भी एक तनाव के लक्षण हो सकते हैं। फिर उसके अलावा आपको और जैसे बिहेवियरल सिम्टम्स हो गए, आप औरों से अलग हो गए, आप अपना ध्यान अपने आप का नहीं रख रहे हैं, आप अपना नहाना धोना नहीं कर रहे हैं, आप हर चीज को डिले कर रहे हैं, एक तरह का एजिटेशन है मन में, और आपका ओवरऑल आप स्कूल से बहुत छुट्टियां ले रहे हैं, बार बार कुछ एरर्स हो रहे हैं, आप काम पूरी तरह ठीक कर नहीं पा रहे, तो ये भी एक स्ट्रेस का सिम्टम हो सकता है। थिंकिंग में, सोच में भी प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे कि आपको लगता है कि मैं बार बार भूल जाता हूं, मैं फोकस नहीं कर पा रहा हूं, या कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा, डिसीजन नहीं ले पा रहा, एक तरह की स्लोनेस हो गई है, जो कि अक्सर पेरेंट्स कभी कभी कहते हैं कंप्लेंट में, तो ये भी सिम्टम हो सकते हैं। इमोशनल सिम्टम बहुत कॉमन है, आप बार बार रोते हो, मूड स्विंग्स होते हो, गुस्सा आता हो, इम्पेशेंट हो गए हो, एक प्रकार का हेल्पलेसनेस की फीलिंग आती हो, तो ये, और बहुत ज्यादा चिंता करते हो, तो ये भी सब, और घबराहट होती हो, तो ये सारे सिम्टम्स स्ट्रेस के लक्षण हो सकते हैं। अब प्रॉब्लम जैसे एंजाइटी और डिप्रेशन की बात करें तो ये बहुत ही कॉमन समस्या है, हालांकि और भी समस्याएं हैं, बट इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। एंजाइटी एक प्रकार का समझ सकते हैं चिंता या एक डर, ये एक भाव होता है जो हो सकता है एंजाइटी में, और उसके अलग अलग अनुभव हो सकते हैं, जैसे बताया बेचैनी, घबराहट, तो एक प्रकार का डर, तो ये सारे जो लक्षण एक एंजाइटी में और चिंता में हो सकते हैं। और अगर हम और इसको समझें तो मतलब स्ट्रेस और एंजाइटी, स्ट्रेस तो एक प्रकार का इम्बैलेंस है, जैसे पहले बताया। एंजाइटी एक प्रकार का डर है, एक प्रकार की एक कष्ट की फीलिंग होती है कि मैं खुश नहीं हूं अपने आप से, मैं किसी कष्ट में हूं, तो ये एक प्रकार का एंजाइटी के सिम्टम हो सकते हैं। और अलग अलग किस्म के एंजाइटी की प्रॉब्लम होती हैं, जैसे कभी कभी जैसे बताया कि आपका मुंह सूख रहा है, बार बार आप बाथरूम के लिए जाते हैं, आपकी मसल्स टेंस हो गई हैं, तो ये नींद में प्रॉब्लम हो गई हो, तो ये सारे कुछ लक्षण हैं जो एंजाइटी के हो सकते हैं। उसके अलग अलग बीमारियों के नाम हैं। दूसरा, आप जस्ट आप इसको समझें, इसको शाम 14 ओल्ड फीलिंग मिक्स ऑफ एंजाइटी, मिक्स ऑफ एक्साइटमेंट एंड एंजाइटी on the morning, on the first day, wakes up racing thought, not in his stomach, worrying about fitting and finding is navigating the crowded hallways. He feels overwhelmed and notices students laughing together, which makes him feel left out.
When called on in class, he has a palm sweat and panics sets in as he struggles to think for an answer. By lunchtime, exhausted for the stress, Sham chooses to sit alone, questioning whether he belongs to the new environment or not. अगर आप इसमें देखें तो देखो एंजाइटी के सिम्टम ये सब है. एक्साइटमेंट, एंजाइटी, नॉट इन स्टमक, रेसिंग थॉट, बीइंग ओवरवेल्म्ड, पैनिक, पाम जैसे बताया, स्वेटिंग, एग्जॉस्टेड फॉर द स्ट्रेस. तो ये सारे सिम्टम्स जो हैं ये एंजाइटी के सिम्टम हो सकते हैं. अब डिप्रेशन क्या है? डिप्रेशन एक तरह का भाव है. डिप्रेशन का मतलब है कैसे हम हमारा जो इमोशंस है ये इसको हम बोलते हैं उदासी का इमोशन, क्योंकि इमोशन जो है एक वेव की तरह है. हम खुश होते हैं, उदास होते हैं, तो उसी प्रकार से एक. और लेकिन जब उदास हमारा एक हम उदासी होती है तो उसमें आपके थॉट्स भी नेगेटिव हो जाते हैं और आपके डेली एक्टिविटीज भी अफेक्टेड हो जाती हैं. तो उदास का ये एक प्रकार का समझ सकते हैं कि अगर मान लीजिए कि कोई चीज गलत हुई है, आप मान लीजिए एग्जाम में आपके नंबर आपके हिसाब से नहीं आए तो आप उदास होंगे, लेकिन वो एक टेम्पररी होगा. थोड़े अगर कोई भी प्रॉब्लम 2 हफ्ते से ज्यादा है, उदासी है और उसके साथ साथ आपको काम में मन नहीं लग रहा है या थकावट महसूस हो रही है, उसके अलावा आपको कंसंट्रेशन की कमी है, तो हो सकता है कि आपको क्लिनिकल डिप्रेशन हो. डिप्रेशन का मतलब ये नहीं कि आपको सिर्फ उदासी है तो मतलब नहीं है कि आपको डिप्रेशन होगा. डिप्रेशन का मतलब आपको ग्रुप ऑफ सिम्टम्स होने चाहिए, उसके साथ साथ आपको एक कष्ट का अनुभव होना चाहिए और ऐसा लगे कि मैं फंक्शनिंग अफेक्टेड हो. आप स्कूल जाना आप बंद कर दें या कोई लोगों से मिलना बंद कर दें, तब कह सकते हैं कि आपको उदासी की बीमारी है या डिप्रेशन है, जिसको पहचानना बहुत आसान है और उसका ट्रीटमेंट बिल्कुल संभव है. पूरी तरह से उसको हम ट्रीट कर सकते हैं. ये सारे डिप्रेशन और एंजाइटी के अलग अलग लक्षण हैं. एंजाइटी जैसे पहले बताया, ट्रेम्बलिंग हो गया, ब्रीदिंग की कभी कभी प्रॉब्लम हो गई, नर्वसनेस हो गया, हार्ट रेट कभी कभी बढ़ जाता है, जैसे बताया स्वेटिंग हो गया. तो ये सारे, और डिप्रेशन के फ्रस्ट्रेशन, वर्थलेसनेस, गुस्सा और ये सब लक्षण हो सकते हैं. तो ये सारे एंजाइटी और डिप्रेशन, और काफी टाइम में ये मिक्स भी हो सकता है. और जैसे बताया कि ये लेकिन ये 2 हफ्ते से ज्यादा होना चाहिए और इसके साथ साथ आपको ग्रुप ऑफ, एक सिम्टम से नहीं डायग्नोसिस बनता, आपको ग्रुप ऑफ सिम्टम्स होने चाहिए 4 या उससे ज्यादा, तब जाके इसका डायग्नोसिस बनता है. अब आप इसका देखें, रिया का एग्जाम्पल, 16 ओल्ड गर्ल, हाई स्कूल गर्ल, जो डिप्रेशन का एग्जाम्पल है. चीयरफुल, दो शी वॉज चीयरफुल पर्सन, एंजॉइंग गेम्स एंड एवरीथिंग विद फ्रेंड्स, आप देखें. लेकिन रिया वॉज फीलिंग ओवरवेल्म्ड बाय द एकेडमिक प्रेशर, जो अक्सर हमारी क्लिनिक में आते हैं, एंड सोशल एक्सपेक्टेशन. आफ्टर एक्सपीरियंसिंग अ फैमिली क्राइसिस इंक्लूडिंग द इलनेस ऑफ क्लोज रिलेटिव, शी स्टार्टेड टू नोटिस अ चेंज इन मूड एंड बिहेवियर. तो ये एक इम्पॉर्टेंट जो एग्जाम्पल है जो काफी जैसे क्लिनिक में आते हैं. तो और उसके सिम्टम देखिए, आप समझ सकते हैं, इमोशनल चेंजेस हो गए, सैडनेस, होपलेसनेस, ये सिम्टम हो गए, और भी स्ट्रगल्स टू फाइंड अ जॉब, आपको खुशी का अनुभव नहीं होता उसमें, तो ये लक्षण हो सकते हैं. और फिजिकल सिम्टम में फटीग, थकावट, हेडेक, ये सारे सिम्टम हो सकते हैं. सोशल विड्रॉल, आप आइसोलेट कर देते हैं, घर में अकेले रहना पसंद करते हैं और आपका परफॉर्मेंस डाउन हो जाए. अगर रीसेंट परफॉर्मेंस डाउन हुई है तो हमेशा हम इमोशनल डिसऑर्डर या डिप्रेशन को रूल आउट करते हैं, हमेशा उसको देखते हैं कहीं वो कारण तो नहीं है, ट्रीटमेंट करते हैं तो वो व्यक्ति पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं. अब आते हैं लास्ट पार्ट में, जहां पे हमें कैसे प्रमोट करना है, कैसे अपना ध्यान रखना है, कैसे आप अपना टिप्स हैं जो आप अपना ध्यान रख सकते हैं अपने लेवल पे. सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि पहले आप समझिए कि ये एक प्रॉब्लम है, बीइंग अवेयर ऑफ द प्रॉब्लम्स एंड टेकिंग चार्ज ऑफ इट. आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और उसको रिकॉग्नाइज करना. अक्सर हम डिनाई करते हैं, हम एक्सेप्ट नहीं करते, तो ये एक पहला स्टेप है. फिर आप समझिए कि उसका सोर्स क्या हो सकता है, उसका कारण क्या हो सकता है, वो दूसरा स्टेप हो गया. फिर उस चीजों को समझिए कि मुझे कैसे अप्लाई करना है अपने स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए, कैसे उसको हैंडल करना है. तो इसी प्रकार से हम स्ट्रेस को डील कर सकते हैं. ये कुछ तरीके हैं, हालांकि और भी तरीके हैं. पहला हो गया सेल्फ ऑब्जर्वेशन एंड मॉनिटरिंग. फिर आपका हो गया रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ थॉट, रिलैक्सेशन ट्रेनिंग, टाइम मैनेजमेंट और प्रॉब्लम सॉल्विंग. ये कुछ तरीके हैं जो आप अपने लेवल पर ही कर सकते हैं, आपको किसी से कंसल्ट की जरूरत नहीं है. सबसे इंपॉर्टेंट सेल्फ ऑब्जर्वेशन, अपने आप को कैसे आप देखिए. सेल्फ हेल्प बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. आपको अपने आप को अवेयर होना है इस प्रॉब्लम के लिए, ये पहला कदम है. और एक डेली रिकॉर्ड आप बना सकते हैं कि मुझे क्या प्रॉब्लम है, आप डेली इसके बारे में लिख सकते हैं.
और ABC चार्ट भी बना सकते हैं कि मुझे ये प्रॉब्लम है, उसके पहले क्या हुआ, क्यों हुआ, क्या वजह थी। तो ये अपने लेवल पर ही आप और उसको मॉनिटर कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे जैसे अगर आपको कोई काम मिला है, डेडलाइन है, आपको होमवर्क कंप्लीट करना है, तो आपको थॉट क्या आ सकते हैं, मैं इनएडिक्वेट हूं, मैं कर नहीं सकता या कर नहीं सकती, मेरे बस का नहीं है। ये एक गुस्से की फीलिंग आ सकती है, उदासी हो सकती है, आप हो सकता है चिल्लाने लगे, तो ये एक तरह का बिहेवियर हो सकता है। उससे ओवरऑल परिणाम क्या हो गया, क्या आप जो है उस चीज को कर नहीं पा रहे हैं। तो ये एक प्रकार का सेल्फ ऑब्जर्वेशन एंड मॉनिटरिंग आप अपने लेवल पर कर सकते हैं। और ABC डायरी आप बना सकते हैं, और किस एरिया में प्रॉब्लम है, और उसी प्रकार से जब आप डिस्कस करेंगे अपने डॉक्टर से, तो ये सब चीजें काफी हेल्पफुल होती हैं इसको मैनेज करने के लिए। फिर आ गया रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ थॉट, सोचने का जैसे पुनर्गठन, कैसे आप अपने आप के थॉट्स को बदल सकते हैं। जो आपके नेगेटिव थॉट हैं उसको आप पॉजिटिव में बदल सकते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे आप देखें, जो आपके नेगेटिव थॉट है, मैं ये कर नहीं सकता, मेरे से हो नहीं सकता, या टीचर ने मुझसे बात नहीं की तो मतलब इसका मतलब मैं गलत हूं, मेरे में कुछ कमी होगी। तो उसके जैसे उदाहरण के तौर पे ये हो गया कि मेरे पास कोई स्थिति पे कोई नियंत्रण नहीं है, हैव नो कंट्रोल, बट आप इसको ऐसे बदल सकते हो। ये सच है कि उस वक्त मेरा नियंत्रण नहीं था, बट मैं आगे से इसके बारे में सब कुछ कर सकता हूं। मुझे लगता है कि मैं फेल हो जाऊंगा, बट उसको फिर अपने थॉट को पॉजिटिव वे में कर सकते हो कि मैंने पढ़ा नहीं था, अब मैं और पढ़कर इसको मैं पास कर जाऊंगा इस एग्जाम को। तो उसको जो नेगेटिव थॉट है उसको आप पॉजिटिव थॉट में, रैशनल थॉट में कन्वर्ट कर सकते हो आप। टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट स्टूडेंट के लिए, आई थिंक इसमें तो पूरी बहुत डिटेल चर्चा कर सकते हैं, मगर ब्रीफ में बताएं तो एक टाइम मैनेजमेंट का बहुत सारी समस्या होती है। उसका कारण ये है, हमारे डिस्ट्रैक्टर्स बहुत होते हैं, और इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको स्ट्रेस कम करना है। और उससे ये है कि आप अपने लिए भी थोड़ा सा टाइम दें, जिसमें आप रिलैक्स कर सकें, अपनी हॉबीज, अपने इंटरेस्ट को कायम कर सकें। तो बहुत सारे तरीके हैं जिसमें अपने टाइम मैनेजमेंट आप कर सकते हैं। अपने प्रॉपरली प्लान करें अपनी स्टडीज को, पहले देखें कौन सा सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, कौन सा मुश्किल है, उसको पहले करें, सारे जो डिस्ट्रैक्शन है उसको अवॉइड करें, और शॉर्ट नोट्स आप बनाएं, रिहर्स करें बार बार। तो ये सारी चीजें जो है टाइम मैनेजमेंट में पढ़कर ये सब हो सकती हैं। और अगर आप डिवाइड करें 4 में, तो आप देखें जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो अर्जेंट है, इंपॉर्टेंट, उसको अभी करें, बाकी को आप डिले बाद में कर सकते हैं। तो ये अपने आप ही आप टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं, एक लिस्ट बना सकते हैं, टाइम टेबल बना सकते हैं। तो उससे आपको बहुत फायदा होगा और काफी हद तक आपका स्ट्रेस कम हो सकता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग, एग्जाम को लेकर आप इसके बारे में देखिए बहुत सारा चीजों को, जैसे मान लीजिए एग्जाम की आपको लेकर समस्या है, और बहुत सारा इसके बारे में डिस्कशन भी होता है। तो आप देखिए कि आपको क्या प्रॉब्लम है, आप उसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं एग्जाम से पहले। और देखिए कि आपको क्या चीज से फायदा होता है, तो वही चीज को आप अलग अलग रूप से कर सकते हैं। ब्रीदिंग एक्सरसाइज में से एक है। रिलैक्सेशन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जो अक्सर हम बताते हैं अपने शरीर, अपने डिफरेंट मसल्स को कैसे रिलैक्स करना है, कैसे ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करना है। क्योंकि ये देखा, हेल्दी माइंड इज हेल्दी बॉडी। अगर आपका शरीर जितना रिलैक्स रहेगा, उतना ही आपका माइंड भी रिलैक्स होगा। तो ये सब चीजें जो है रिलैक्सेशन टेक्निक्स हैं, जो आप अपने लेवल पर कर सकते हैं। योगा हम सब जानते हैं, उसके बहुत बेनिफिट्स हैं, अलग अलग बेनिफिट हैं, और आजकल इस पे बहुत चर्चा होती है। तो बच्चों में भी ये कर सकते हैं अपने एक्सपर्ट से बात करके। और अलग अलग टेक्निक्स हैं, उसका भी आपके ध्यान में, आपके एक मन की एकाग्रता में, इसमें भी आपका फायदा हो सकता है। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि योगा एक सपोर्ट करता है। अगर आपको डिप्रेशन की बीमारी है, तो आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट भी लेना पड़ेगा, और योगा के साथ साथ, या एंजाइटी की बीमारी है तब कुछ डूज हैं जो आपको करना है। अपनी फीलिंग को डिस्कस करो। आपने जैसे पहले जो थीम था डिप्रेशन लेट्स टॉक, बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक्सप्रेस करो अपने आप, अपनी भावनाओं पर चर्चा करो, डिस्कस करो। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अपने रेगुलरली खेलना है, रेगुलरली प्लेइंग विद अलोन और विद योर फ्रेंड्स। क्योंकि देखा गया कि स्क्रीन टाइम की वजह से हम ज्यादातर अपने मोबाइल वर्चुअल गेम्स खेलते हैं, लेकिन फिजिकल एक्टिविटी का होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको इग्नोर ना करो, इसको भी अपने बिल्कुल करना है। और जो आपको अच्छा लगता है, कोई हॉबी या कोई भी चीज, किसी से बात करना, कोई भी एक्टिविटी, ड्राइंग, पेंटिंग,
जो अच्छा लगता है उसको भी आप नियमित रूप से कर सकते हैं। ईट हेल्दी फूड, अच्छी नींद लें, यही बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अक्सर बच्चे सोचते हैं कि हम कम से कम सोकर ज्यादा से ज्यादा पढ़ लेंगे, अगले दिन एग्जाम देंगे, लेकिन उससे ज्यादा समस्या होती है। अच्छी नींद लेना बहुत इंपॉर्टेंट, और स्पेंड टाइम विद द फ्रेंड्स एंड द फैमिली, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेस बस्टर है। ये हम मैसेज देना चाहेंगे। और बहुत सारी चीजें अपने जो भी हेल्प है उसके लिए इग्नोर ना करें उसको, उसके लिए मदद के लिए हमेशा अपना हाथ खड़ा करें, मदद के लिए मांगे टीचर से, पेरेंट्स से, डॉक्टर से। और जो भी खुद को चुनौती दें और कुछ नया अलग करके दें। कुछ लोगों की मदद करें जो कम भाग्यशाली हों, क्योंकि हेल्पिंग अदर्स इज ऑल्सो ए स्ट्रेस बस्टर, आपको खुद अच्छा लगेगा। और ग्रुप एक्टिविटीज में पार्ट लें, और अपने अगर घर में बाकी लोग हैं, छोटे बच्चे हैं या पेट्स हैं, उनका भी ध्यान रखें, ये भी स्ट्रेस बस्टर है। आपको गाना अच्छा लगता है, कुछ भी जो चीज अच्छी लगती है, आपको अच्छा लगता है, आप वो कर सकते हैं, ये भी स्ट्रेस कम करता है। लास्ट में बस ये है कि अगर आपको गुस्सा है, आप बहुत अपसेट है, तो ये कछुए की कहानी 1 2 3 4 आप समझ सकते हैं, ये आप कर सकते हैं, जो कि बहुत आसान है। सबसे पहले अपने आप टाइम आउट चले जाए, अपने आप में अगर मान लीजिए बहुत गुस्सा आ रहा है, अपने आप में हो जाइए आप, जिसको हम टाइम आउट कहते हैं। दूसरा, अपने आप को काम करिए, जैसे हमने रिलैक्सेशन की कुछ बात बताई, डीप ब्रीदिंग करिए, उस वक्त में गहरी सांस लें, अपने आप को शांत करें। और नंबर 3 में सोचें कि इस वक्त मैं क्या कर सकता हूं, क्या मेरे लिए बेहतर है, क्या मेरे लिए उपाय है। 3 नंबर पे ये है। और चौथा, उसको यू कम बैक एंड टॉक अबाउट इट बट स्किलफुली, वापस आकर फिर उसको करो, तो आपका जो गुस्सा है या जो परेशानी है, आप उससे ठीक हो जाएंगे। तो अंत में बस यही कहेंगे, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन बहुत कॉमन है, और हमें इसको इग्नोर नहीं करना है। इसके सिम्टम्स को आप, जैसे मैंने बताया, आप इसको पहचान सकते हैं, परेशान नहीं होना है। और इम्पॉर्टेंट बात है कि आप अकेले नहीं हैं। अगर आपको प्रॉब्लम है, आपके साथ आपका परिवार है, आपके साथ दोस्त हैं, आपके साथ डॉक्टर्स हैं, आपको पूरी हेल्प मिल जाएगी, आप अकेले नहीं हैं इस चीज में। अपनी कोपिंग मैकेनिज्म को आप बढ़ाइए, जैसा बताया, एक्सरसाइज करके, हॉबीज, गुड स्लीप एंड सो ऑन। और सीकिंग हेल्प इज अ स्ट्रेंथ, कहने का मतलब है, अक्सर हम इसको इग्नोर करते हैं, लेकिन हेल्प लेने का मतलब ये नहीं कि आप कमजोर हैं। मानसिक प्रॉब्लम हो जाए तो मतलब ये नहीं है कि आप कमजोर हैं, वो उस वक्त के लिए प्रॉब्लम है, लेकिन आप इससे ज्यादा स्ट्रांगली बाहर आ सकते हैं। ये सब आप करेंगे तो आपकी मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, और आप खुश रहेंगे, आपको परेशानी नहीं होगी। इसके बाद आप बेहतर हो सकते हैं पूरी तरह से। With this, I will end here by saying, let's make each child a happy child in the future. Thank you so much. Thank you. सो मच डॉक्टर सागर। इस इतने बढ़िया प्रेजेंटेशन के बाद मैं यही कहना चाहूंगी कि इस पे आप लोग थोड़ा सोचें, ये देखने के बाद, और इसमें से कुछ भी आपको लगता है कि आप पे एप्लीकेबल है, तो इमीडिएटली अपने परिवार, अपने टीचर्स, अपने दोस्तों, जो भी आपके कॉन्फिडेंट है, उनसे इस बारे में बात करें, और इफ रिक्वायर्ड सीक सपोर्ट। दैट्स माय सेइंग। Now we have with us Ms. Rashmi Sharma Yadav, TANEPS PCP at the Indian Cybercrime Center, Ministry of Home Affairs. Cybersecurity is a growing concern, especially for young people. And Ms. Yadav will guide us on how to stay safe in the digital world. Over to you, ma'am. गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी, सबको मेरा नमस्कार। तो आज मैं आपको आई विल एक्सप्लेन कि हमारे लिए जैसे पर्सनल हाइजीन इम्पॉर्टेंट है, ऐसे ही साइबर हाइजीन इज ऑल्सो वेरी इम्पॉर्टेंट। चाहे हमारी कोई भी उम्र है, जो भी फ़ोन का इस्तेमाल करता है, कंप्यूटर का इस्तेमाल करता है या मेल यूज़ करता है, उन सब के लिए साइबर क्राइम इम्पॉर्टेंट है। तो व्हाट इज इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर? Indian Cybercrime Coordination Center is a new attached office of Government of India, Ministry of Home Affairs. पहले ये सिर्फ एक स्कीम थी, जो अब एक ऑफिस के तौर पर ये काम करता है। अगर आप लोगों ने सुना होगा नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल और 1930, तो इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर आपको असिस्ट करता है सिटीजन्स को कि वो रिपोर्ट कर सकें किसी भी तरह का साइबर क्राइम, और साथ ही साथ जो स्टेट पुलिस हैं वो उस पोर्टल पे एक्टिव हैं, ताकि आप लोगों को उसके थ्रू आपकी मदद हो सके। तो इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर वर्किंग टुगेदर विद विगर, तो इसका विजन है
to create a safe cyberspace for the citizens of India with a mission to create an effective framework and ecosystem. Ecosystem means we all come together for prevention, detection, investigation, prosecution. Now over here, the role of citizens, the role of youth, the role of various organizations, the police, the judiciary, everything becomes very important. तो आप सब बच्चे बहुत ध्यान से सुनिएगा, बिकॉज आगे जो भी स्लाइड्स होंगी वो सब आप डेली देखते हैं, डेली फेस कर रहे होंगे, और या आप कर रहे होंगे या आपके फ्रेंड्स फेस कर रहे होंगे, और हमें कैसे सेफ रहना है, अलर्ट रहना है. सो बी पे अटेंशन. So today we'll explain you what is cyberbullying, stalking, then cyber grooming क्या है, what is cyber extortion, the fake gaming apps or how online gaming affects us, the various chatting platforms or the applications where we can engage into conversations, how its abuse happen and how it affects the youth and all of us. Then the child sexual abuse material or child sexual exploitation material. तो नाउ व्हाट इज साइबर बुलिंग और स्टॉकिंग. अगर आप देखें कि हम अगर स्कूल में कभी जाते हैं, कुछ हमें ऐसे बच्चे मिलते हैं जो हमें बुली करते हैं या हमें गुस्सा दिलाते हैं या हमें इरिटेट करते हैं या हमारी कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन उनके पास हो तो उसका मिसयूज करते हैं. तो सिमिलरली इन वर्चुअल वर्ल्ड ऑल्सो जहाँ ये सब चीजें मौजूद हैं. नाउ व्हाट इज इट कि स्प्रेडिंग, दे विल स्प्रेड र्यूमर्स. ये आपके दोस्त भी हो सकते हैं या अननोन लोग भी हो सकते हैं. खासकर अगर आप गेमिंग कर रहे हैं या आपने सोशल मीडिया प्रोफाइल्स बनाई हुई हैं, तो सोशल मीडिया प्रोफाइल्स पे कुछ लोग आपकी फ्रेंड लिस्ट में ऐसे होंगे जो आपको नहीं जानते होंगे लेकिन आपकी फ्रेंड लिस्ट में मौजूद होंगे, जो आपकी किसी भी पोस्ट पे थ्रेटनिंग मैसेजेस पोस्ट करते होंगे या आपकी कोई प्राइवेट इंफॉर्मेशन आपके बिना कंसेंट के दे शेयर इट विद पब्लिक और दे फॉलो यू, दे ट्रोल यू. अगर आपने कुछ कमेंट किया तो उसके ऊपर उन्होंने आगे गलत कमेंट्स करने. तो दिस इज ऑल साइबर बुलिंग एंड स्टॉकिंग. तो इसको कैसे, पहले तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो आपके साथ हो रहा है क्या ये साइबर बुलिंग है या स्टॉकिंग है, क्या आप इससे अफेक्ट हो रहे हैं. तो अगर ऐसा है तो आगे मैं आपको बताऊंगी कि इन चीज़ों से घबराना नहीं है, इसमें डरना नहीं है. अगर आपके बारे में कोई झूठ फैला रहा है या कोई आपको गलत मैसेजेस कर रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट है डू नॉट टॉक टू एनी स्ट्रेंजर. ठीक है, कीप योर सेल्फ सेफ. एंड जहाँ पे भी आप फोटोग्राफ्स या अपनी इमेजेस यू शेयर, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपना स्कूल का नाम, अपने घर के हाउस नंबर के घर के बाहर खड़े होंगे या आपकी गाड़ी दिखी होगी, गाड़ी का नंबर होगा. तो अपने आप को हमने वर्चुअल वर्ल्ड में भी सेफ रखना है. जैसे आप रियल वर्ल्ड में अपने फ्रेंड्स को लेके यू आर वेरी पर्टिकुलर that we have 2 or 3 friends whom we talk or whom we confide in everything. Similarly, virtual world is not कि आप कुछ भी पोस्ट करें, और अगर आप फेस कर रहे हैं so you need to report. Next is what is cyber grooming. Now this is very interesting. What happens is कि आपको कोई भी friend list में, friend zone में आप आते हो, कोई unknown person who might not be using his true image, कोई fake image, कोई बहुत प्लेजेंट इमेज वो यूज करेगा, एंड देन ही विल ट्राई टू स्टार्ट अ कॉन्वर्सेशन विच इज वेरी फ्रेंडली. आपकी हॉबीज के बारे में पूछेगा, आपको क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है. फिर आप धीरे धीरे अगर उसे पता चल गया कि अच्छा आप किसी चीज से परेशान हो, तो ही विल ट्राई टू गेन योर ट्रस्ट. So how an unknown person whom you do not know in the real world will try to befriend you, become your friend, and then slowly gain trust, and there the problem starts. Now, once he gains trust, he will ask you to share your personal information. Now, that information can be anything about your parents' data or your personal private pictures or something which you would not like to tell the world, right? So now these are the predators. Now, things become very difficult if they share your personal private pictures, right? So they can ask you to, okay, you can remove your clothes and share the picture. So this is what is cyber grooming. We knowingly or unknowingly, the children, the youth, they become a part of cyber grooming.
you know where cyber grooming happens? It can happen on any gaming platform. It can happen on social media, your social media profiles. It can happen in the chat rooms which you join. You know, you join chat rooms with the strangers. So there it happens. So you have to be very careful with whom you talk and what you talk. आप क्या बात करते हो, किससे बात करते हो, ये आपको बहुत जरूरी है अपने आप को सेफ रखना. Technology is not harmful unless we make right use of it. इससे डरने की परेशान किया जाता है या डराया जाता है. साइबर स्टॉकिंग से बचने के कुछ उपाय. अपनी व्यक्तिगत जानकारी जैसे फोटो, लोकेशन आदि को सार्वजनिक विजिबिलिटी के साथ इंटरनेट पर शेयर करने से बचें. अनजान व्यक्ति से फ्रेंड रिक्वेस्ट स्वीकार करने से पहले सतर्क रहें. डिजिटल फुटप्रिंट को मिटाना मुश्किल है. कुछ भी इंटरनेट पर शेयर करने से पहले सोचें. तो आपने देखा क्या था साइबर स्टॉकिंग. I will share this video with ma'am also so that it can be sent to the schools. There are many videos which I4C keeps on sharing. We have many platforms where you can go and see these videos so that you understand what all we are telling you today. Right? Now, other part is cyber extortion. Now, whatever I told you earlier, मैंने जो भी बताया, cyber bullying बताई, cyber grooming बताई, it can lead you to cyber extortion. Right? जहाँ पे आप bully हुए, आप फंस गए हो, अब मुझे नहीं समझ में आ रहा मैं इस सिचुएशन से कैसे बाहर निकलूं, तो either I fall into the trap of extortion. Now extortion means आपका डेटा भी, आपसे पैसे भी, कुछ फॉर्म में भी extortion हो सकता है. Now how all of us we can come together and help such kinds of exploitation. Now the role of schools becomes very important because school is a place where child spend most of the time except besides the home. So child sexual exploitation is a very sensitive issue and it is a serious crime. All over the world, all agencies, whether they are the organizations which teach or the law enforcement agencies or the non-governmental organizations, everyone is very sensitive about these issues. So it becomes very important for the schools to take it proactively, like what we are doing today, to teach you, to tell you that students are supposed to be safe in the school. And yes, if you find that someone is abusing you, you must report to the person whom you trust, जिसको आप पे विश्वास है, जिसे आप पर विश्वास है या आप जिस पे विश्वास करते हो, तो उसे जरूर बताइए. रिपोर्टिंग, कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. किसी से डरने की जरूरत नहीं है. अगर घर में अब्यूज है तो स्कूल में बताइए, स्कूल में है तो घर में बताइए. Otherwise, there is a national helpline. Everyone can note down the number 1930 or cybercrime.gov.in. So it is very important that this safety education programs, which are age appropriate, is taught to the students, and what is right and what is wrong is taught to the students. Even students are not aware कि अगर आप किसी की प्रोफाइल या इमेज कॉपी करके उसका नाम लेके चैट करते हैं किसी से, इट इज अ क्राइम. यू मस्ट नो दैट कि ये एक आइडेंटिटी थेफ्ट है या एक इम्पर्सनेशन होता है. तो अगर आप भी खुद भी ये कर रहे हैं तो ये क्राइम है, which is punishable under IT law. Now, fake gaming apps. Now, there are two components about online gaming, right? One is the online gaming that can be safe also, but at the same time, there are certain freebies offered by such gaming platform, and they lure you to play, but in return, they will be taking your data. Now, when you give your permissions, when you download any app and give permissions, be very careful what kind of permissions you are allowing. Because in general, we agree to everything. हम हर permission को yes, yes, yes कर देते हैं बिना उसे देखे. तो आपको अपने webcam का permission नहीं देना है. Note it down. No permission is to be given for the webcam. Okay, unless and until you are playing, because mind you, wherever the games in which the webcam, where your videography is involved, those games are not safe for the young ones. Adults can play because they know they can keep themselves safe, but for the youth, for the young ones, especially 13 to 18,
you should avoid, completely avoid. Now, there are fake gaming apps also, which have only one agenda. They will say, okay, no, it is a skill-based game, but no, they promote gambling. So you have to be aware about it, and they persuade you into sharing your data. Okay, and no games are the games of chances. Mostly they are the games of manipulation, and they are landing from foreign nations where the entire agenda is only to steal your data. So be very careful. If you want to play games, it should be under the surveillance of your parents. तो अपने parents के सामने पेरेंट्स से डिस्कस करके गो थ्रू दैट गेम, उसमें देखिए, उसका रिव्यू देखिए, फीडबैक देखिए, कम्युनिटी ग्रुप्स में आपको सब पता चल जाता है कि ये गेम का क्या फीडबैक है, तो आपने उसको फॉलो करके करना है, मजे के लिए करना है, तो ये ध्यान रखिएगा, मजे में आप अपने आप को खतरे में डाल सकते हैं, तो बी वेरी केयरफुल, डोंट हाइड एनीथिंग फ्रॉम योर पेरेंट्स, राइट, बिकॉज यू शुड कन्फाइड कि आप ये काम करना चाहते हो, इफ यू वांट टू एक्सपीरियंस समथिंग, tell your parents, tell your someone whom you trust, so that at least you get the right guidance. Now this is another video. So now we'll discuss what are the chatting platforms or applications. So you right side, you can go through certain news headlines, which I would like all of you to see कि आप कैसे ऐसे chat groups होते हैं. You know what they chat groups are, where strangers are there and you chat about anything. Now there can be groups, जैसे कोई community को लेके group हो जाएगा, या कोई गवर्नमेंट का ओपिनियन है, कोई पॉलिसी है, उसको लेके कोई ग्रुप होगा, तुम्हें लगता है कि इट इज you have certain other opinions about it, but mind you, certain chatting platforms are there to groom you into negative personalities, right? Because ultimately they will be taking your data, activities and wrong thinkings among the group. Now a lot of radical groups engage youth for the talent hunt also through these chatting platforms, so you have to be very careful, because our agenda is not to create the culture of toxicity, right? हमने कोई दुश्मनाई, कोई negativity नहीं create करनी. We are here to learn, grow, and be successful and be happy. So when you join certain platforms, just go about those platforms, read about it, read the reviews, what kind of platforms are they, and be very, very careful while joining those platforms. So impersonation, I already told you how impersonation, sometimes we do impersonation, we are not aware of it. Children often use others' identity, but it is a crime. And sometimes you yourself become a victim of such crime. तो कोई भी अगर आपको इस तरह मैसेज आता है जो आपको लगता है कि कुछ गलत है या कोई अर्जेंसी दिखाता है वो मैसेज, then just be careful and go through it again. Always check the source from where it is coming, because this impersonation is a very rampant cybercrime that is happening, and is people are losing money because of it. And if you must have heard about the digital arrest, you must have heard about digital arrest. These, I think this is moving. The digital arrest, you must have heard. So even that is a kind of impersonation where people, what they do is they will talk to you as if they are talking from some police agency or from like narcotics bureau, and then they will use your fear, right, to give money to them. So this is all impersonation. Now many such crimes are happening. Youth are being lured to go abroad and do jobs, and these frauds are originating from Cambodia. Okay, so be aware of such job scams also. They ask you to do the wrong jobs, take up wrong tasks. Many chatting platforms available on certain social media groups are, doing it. So it is all a crime, and be aware about it and be careful. Be careful.
So next is, this is about our National Cyber Reporting Portal. So everyone can note it down, cybercrime.gov.in. We have a citizen interface, the citizen side of it, where you can actually, any URL, any phone number, anything in social media, in internet you find is has suspicious activity, you can go there and report, right? It is not a form of a complaint, you can simply report also. Besides that, you can also lodge the complaint. You there for the children, for the women, if some sexual offenses are there, you can lodge without naming yourself, without telling your name. So this is a facility available on this NCRP, and there are certain advisories, digests, which you can follow. Next. So this is all which we can do, how to keep ourselves safe. You can go through, just take a picture of it. I will advise if someone from the classroom can take the picture, because this can be, put on the notice boards in the schools, that we need to have strong passwords and regular software updations if you are using a mobile phone, so that all your apps which are stealing your data, so they are kept away and they keep on sending you alerts. And then safe browsing and email practices. It is not that whatever is coming on your email, you click it. Be careful from the source. Try to identify from where the email is coming. And the schools are using online learning platforms, so we need to have a network security also. And then there is always a probability of data theft, but there are provisions for data recovery also. Next. So this is one app which everyone can note, mKavach, which is made by the CDEC Hyderabad. mKavach 2 gives certain pop-ups whenever you download something, or you, whatever activity you are doing on your phone, adding new apps. So it helps you to identify what are the negative things that are there on your phone. Next. So again, are you safe? These are certain things which can help you to identify the level of the safety for the device which you are using, what kind of permissions you are giving, what kind of applications you are downloading. Try to download from the reputed Play stores, and the side loading should be avoided. APK files should be all together, never be uploaded. And then the social media, keep your privacy settings. Go back and check your privacy settings, what settings you have made, and be careful about the sensitive data which you have put on your phone. Next. Now, this is one Cyber Swachhta Kendra. It is by CERT. So you can go through this link, www.csk.gov.in, where they teach you about how the bots, which kind of bots are there, which are safe, and where the safety features are not, they're not there on the app. So you can go through this link also. Next. Please play the video. Next. Okay, for social media reporting, there are certain self-reporting platforms for, like, if you're using Facebook, WhatsApp, Insta, Snapchat, or Twitter. So these are the links. You can note down these links, because these links are available if I'll tell you what all can be reported. Like if someone has put some obscene picture, or your WhatsApp account or your account has been hacked. So there are certain things for which you can report directly on these platforms. There are the grievance officers. They are appointed by these social media platforms as per the MeitY rules.
So everyone can note down these links. So these facilities are there for the citizens. So do make use of it whenever there is a doubt. Next. So what can users report on social media? So this is a broad list about which you can report on these media yourself directly. And next I will tell you. Next. Now this link, just follow the link below, gac.gov.in, where you find that you reported some certain thing on the social media platform. However, social media platform did not give a heed to it, or they did not, you think the reply was unsatisfactory, or what has to be done was not done by them, you can report on this link. And the grievance appellate committees, they meet once a week, and almost all the issues are taken up by this committee, where the citizens report. They ask the social media groups, okay, tell us what has been reported, show us the complaints, and they follow it in detail. So this is a very important link. You can please copy it. Next. So one thing I would like to tell you, there is a provision when your phone is lost. Next. Please note it down. www.ceir.gov.in. So whenever you lose your phone, you want to track, just register over here, because there are certain features available given by Department of Telecommunications where they consistently track your missing mobile. And you even after you report to the local police, this service helps you to tell directly that, okay, your phone is now active. So you can contact back your local police that, okay, my phone is active now, please help me to get my phone back. Next. So this is what one kind of service we provide for all the citizens across India, the Cyber Volunteer Squad. But over here, the children are supposed to be more than 18. They can become the cyber volunteers, but still we do have certain cyber clubs in the schools. And I would request all the schools that they must have certain cyber clubs, and they must give certain activities to the children so that it becomes a regular exercise in the schools, that some kind of cyber awareness activity is carried out in the school almost every week, because it cannot be a monthly phenomenon or the yearly, but every week the schools must do something about it. And we do have cyber volunteers with Indian Cybercrime Coordination Center. तो आप ये सब देख सकते हैं. I4C की वेबसाइट भी है, अगर आप वेबसाइट पे जाएंगे आपको ये सब इंफॉर्मेशन मिल जाएगा. नेक्स्ट. This is our handle of I4C, Cyber Dost. So Cyber Dost is available on all social media platforms. Okay. तो Cyber Dost हमारा प्लेटफॉर्म है, हैंडल है, ये सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है. फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब, सब जगह ये अवेलेबल है. आप साइबर दोस्त फॉलो करिए, आपको जितनी इंफॉर्मेशन होगी आप इससे आप हमेशा अपडेटेड रहेंगे, बिकॉज हम ऑलमोस्ट डेली हर रोज 2 से 3 वीडियोस इस पे डालते हैं. और बच्चों के लिए और जितने भी लेटेस्ट मॉडल्स ऑपरेंडाई आ रहे हैं क्राइम्स के, साइबर क्राइम पे, तो हम ऐसी अवेयरनेस कोशिश करते हैं. आप इससे जुड़े रहिए. और हर साल, हर महीने पहले बुधवार को साइबर जागरूकता दिवस भी बनाया जाता है. तो मेरी गुजारिश है एजुकेशन मिनिस्ट्री से कि आप इसको भी बनाएं, ताकि ये एक इससे अवेयरनेस करना एक रेगुलर रिलीजियस तरीके से हो जाता है. नेक्स्ट. ये वीडियो है, ये सब देख सकते हैं. नागरिकों की सुगमता के लिए गृह मंत्रालय भारत सरकार cybercrime.gov.in चलाया जा रहा है. यदि आपके साथ किसी भी प्रकार का साइबर क्राइम हुआ है तो तुरंत उसकी शिकायत दर्ज कराएं. तो यू कैन फॉलो द साइबर दोस्त. थैंक यू एंड आई होप सबको समझ में आया. नहीं तो I4C की वेबसाइट है, साइबर दोस्त है, यू कैन कंटिन्यू टू कॉन्टैक्ट अस. थैंक यू वेरी मच रश्मि. अगेन माय एडवाइस इज द सेम जो पिछले सेशन के बाद था, कि इसको देखने के बाद यदि आपको लगता है आपको आपके ऊपर ही एप्लीकेबल था इसमें से कुछ भी और आपको जरूरत है, तो यू शुड रीच आउट टू जिसमें भी आप ट्रस्ट करते हो, जैसा कि रश्मि जी ने कहा.
और स्कूल्स के जो प्रिंसिपल्स और टीचर्स इस समय ऑनलाइन हैं, तो यदि आपके स्टूडेंट्स ने ये मिस कर दिया है तो माय एडवाइस वुड बी कि आप इस सेशन को, ये यूट्यूब पे मिलेगा, इसको अपने सभी स्टूडेंट्स को जरूर दिखाइए और जरूरत पड़ने पे बार बार दिखाइए, बिकॉज दोनों मुद्दे बहुत जरूरी हैं। As we come to the close of this highly informative workshop, I would like to invite Madam Sudha Meena, Deputy Secretary, Department of School Education and Literacy, to deliver the vote of thanks. गुड आफ्टरनून एवरीवन। अब हम मेंटल हेल्थ एंड साइबर सिक्योरिटी आज के व्यवहार प्रभावशाली कार्यशाला का समापन करने जा रहे हैं। मैं इसे सफल बनाने वाले सभी लोगों के चाहूंगी। I extend my sincere thanks to the Additional Secretary, Department of School Education and Literacy, Shri Vipin Kumar sir, for sharing his valuable time to address all of us. मैं एम्स नई दिल्ली के प्रमुख मनोचिकित्सक प्रोफेसर राजेश सागर जी को भी अपना हार्दिक धन्यवाद देना चाहूंगी। Sir, your expert insights into mental health, particularly your guidance on managing stress, anxiety, and emotional well-being have been invaluable. आपके द्वारा साझा किया ज्ञान निस्संदेह हमारे छात्रों और शिक्षकों को खुद को समझने और तनाव के किसी भी लक्षण की पहचान करने में मदद करेगा। Our sincere thanks also go to Rashmi Sharma Yadav, DCP, Indian Cyber Crime Coordination Center, Ministry of Home Affairs. मैम, साइबर सिक्योरिटी पर आपका कॉम्प्रिहेंसिव सेशन वास्तव में ज्ञानवर्धक था, जिसने हमें निजी जानकारी की सुरक्षा, ऑनलाइन खतरों को पहचानने और साइबर क्राइम के कानूनी पहलुओं को समझने के लिए आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान किया। Undoubtedly, the practical tools shared by you will empower us to navigate the digital landscape responsibly and safely. I also extend my thanks to the Joint Secretary, Department of School Education and Literacy, Srimati Archana Sharma Avasthi ma'am, for guiding, organizing and executing the workshop. अंत में मैं आज की कार्यशाला में सभी शिक्षकों और छात्रों की भागीदारी के लिए आभार व्यक्त करना चाहूंगी। आपकी सक्रिय भागीदारी ने इस कार्यशाला की सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। We hope that the insights gained from the workshop will leave a lasting impact on our approach to mental health and cyber security. Thank you once again to everyone for your valuable presence and participation. आपकी बहुमूल्य उपस्थिति और भागीदारी के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। Now I request Sudha Meena ma'am. Okay, one.